जय हिंद। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं अध्याय 2 भारत में राष्ट्रवाद का उदय की तीसरी क्लास में, जिसमें आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं 4 महत्वपूर्ण टॉपिक। कौन कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड। तो आज क्लास को शुरू करें उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग कहानी की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में 3 महत्वपूर्ण आंदोलनों के बारे में पढ़ा था जो गांधी जी के द्वारा चलाए गए थे। कौन कौन से थे उनके नाम आप कमेंट बॉक्स में क्रम से लिखिएगा और समय भी लिखिएगा, कौन सा कब शुरू किया गया था। ठीक है ना, याद रखिए। तो चलिए, उस दिन की कहानी हमने देखी थी कि रौलट एक्ट का विद्रोह करने के लिए जब जनता जलियांवाला बाग में एकत्रित हुई थी तो वहां पर निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी गई थी, जिसे जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा गया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। यहाँ पर कहानी शुरू कैसे हो रही है जरा ध्यान देंगे आप लोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था भैया? पंजाब के अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पंजाब के अमृतसर में, और वहाँ के जलियांवाला बाग नामक एक स्थान था, वहीं पर ये कांड हुआ था। हुआ क्या, चूंकि जब रौलट एक्ट आया तो गांधी जी ने कहा भैया अब हमें इसका विरोध करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो गांधी जी ने उसका विरोध करने के लिए 30 मार्च 1919 को, ध्यान दीजिएगा, 30 मार्च 1919 को हड़ताल करने का आह्वान किया। लेकिन बाद में इसकी तारीख को टालकर 6 अप्रैल 1919 कर दिया गया, और 6 अप्रैल को देश के कई जगहों पर हड़तालें हुई, अहिंसक हड़तालें हुई। लेकिन उनमें होने वाली थोड़ी बहुत हिंसा का फायदा उठाकर अंग्रेजी सरकार ने इसे हिंसक करार दिया और इसे क्रूरतापूर्वक दबाना शुरू कर दिया। अर्थात उन्होंने उन्हें मार पीट कर जेल में बंद करना शुरू कर दिया। यही कारण था कि 7 अप्रैल को महात्मा गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर बचे आपके 2 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। इनको भी 11 या 12 तारीख के बीच में गिरफ्तार कर लिया गया। जब इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो पंजाब के अमृतसर में जो जनता थी वो आक्रोशित हो उठी, और उन्होंने इनका विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर एक विशाल जनसभा रखने का निर्णय दिया। और उसी समय बैसाखी का उत्सव चल रहा था, तो उन्होंने बैसाखी के उत्सव के उपलक्ष्य में जलियांवाला बाग में एकत्रित होकर वहां पर जनसभा करने का निर्णय लिया कि हम लोग शांतिपूर्वक जनसभा करेंगे और अंग्रेजी सरकार का विरोध करेंगे तथा इन लोगों को, गिरफ्तार व्यक्तियों को छुड़वाने का प्रयास करेंगे। लगभग 20,000 की जनता वहां पर एकत्रित हो चुकी थी जलियांवाला बाग में। जनरल ओ डायर जो था, याद रखिएगा, उस समय पंजाब का गवर्नर था। ये तो आपको क्या लिखना है मैंने बता दिया, मैं पूरी कहानी समझा रहा हूँ आपको। तो पंजाब का गवर्नर था जनरल ओ डायर। वो वहां पर विद्रोह को देखते हुए बहुत दिन से बल प्रयोग को आतुर था कि भैया कौनो मौका मिले बस इनको लोग को मारेंगे हम। ठीक है ना, और यही मौका उसको मिला जलियांवाला बाग कांड में कि भैया जलियांवाला बाग में लगभग इतने लोग एकत्रित हुए हैं, चलो इसको हिंसक दिखाया जाए और इन पर गोलीबारी कर दिया जाए। तो इसने जनरल आर डायर को आदेश दिया। ये ओ डायर था, ध्यान दीजिएगा, पंजाब का गवर्नर। गोली किसने चलवाई थी? आर डायर ने। तो आर डायर गया वहां पे, कहां पर? जलियांवाला बाग में, और उसने मुख्य द्वार को बंद करवा दिया और निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे लोग गोली लगने के बाद मारे गए, कुछ लोग भगदड़ से मारे गए। आज तक उसका आंकड़ा सही रूप से पता नहीं चला है। सरकारी आंकड़ा लगभग 379 बताया जाता है। किसी किताब में लिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, सरकारी आंकड़ा 379 बताया जाता है, लेकिन वास्तविकता में ऐसा कहा जाता है कि वहाँ हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है ना, याद रखिएगा। उसके बाद हत्याकांड होने के बाद अंग्रेजी सरकार ने उस घटना की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जिसका नाम था हंटर कमेटी। उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, सबके सब ब्रिटिश सदस्य थे। उन लोगों ने अध्ययन करने के पश्चात ये निर्णय लिया कि जो जनरल आर डायर ने गोली चलवाई थी वो अपनी कर्तव्य निष्ठा से प्रेरित होकर चलवाई थी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। उनकी गलती को दिखाने की बजाय उसे एक देशभक्त करार दे दिया गया कि वो अपने देश की रक्षा करने के लिए ऐसा काम किया था। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तभी मैंने एक व्यक्ति की बात करी थी एक शॉर्ट्स वीडियो में, उधम सिंह नामक। उन्होंने उसी समय कसम खाई थी कि मैं इसको मार दूंगा, और जाकर इसे उन्होंने 1940 में गोली मारी थी। कहाँ पर? इंग्लैंड में, मतलब घर में घुसकर मारेंगे वाली फीलिंग। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये हो गया टोटली आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड।
कांड। तो कितने लोग एकत्रित हुए थे? लगभग 20,000। सरकारी आंकड़े के अनुसार मरे कितने? लगभग 379। वास्तव में हजारों से ऊपर लोग मारे गए थे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। आदेश किसने दिया था? पंजाब के गवर्नर जनरल ओडायर ने। और गोली किसने चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। किसने चलवाई थी? जनरल आर डायर ने। ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये लोग एकत्रित क्यों हुए थे समझिएगा? रौलट एक्ट का विद्रोह करने के लिए, सरकार के दमन चक्र का विरोध करने के लिए, डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। और जब इतने बड़े पैमाने पर वहां पर हत्याकांड हो गया तो पंजाब में विद्रोह होना तो लाजमी था। इसीलिए पंजाब में ब्रिटिश हुकूमत ने सैनिक शासन लागू कर दिया। याद रखिएगा, ब्रिटिश हुकूमत ने पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया, जो महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक बड़ा कारण बना था। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया टोटली आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। कौन सा दिन था भैया? बैसाखी का त्योहार होता है, पंजाब में मनाया जाता है, लोहड़ी भी इसे कहते हैं। याद रखिएगा, एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूं भैया। ठीक है, वही है, बैसाखी के दिन ही। ठीक है ना, बैसाखी के दिन है, वहां पर एक त्योहार किया गया था। ठीक है ना, चलिए, तो ये कहानी थी टोटली आपकी जलियांवाला बाग कांड की। कहानी शुरू कैसे हुई? यहाँ से महात्मा गांधी ने रौलट एक्ट का विद्रोह करने के लिए 30 मार्च को एक हड़ताल करने का आह्वान किया था, जिसे बाद में टालकर 6 अप्रैल कर दिया गया। 6 अप्रैल को हड़ताल हुई, जिसे हिंसक करार देकर ब्रिटिश सरकार ने इसका क्रूरतापूर्वक दमन करना शुरू कर दिया। इन्हीं सब बातों का विरोध करने के लिए वहां पर जनता एकत्र हुई थी और वहां पर शांतिपूर्वक जनसभा हुई थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसे आज जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। चलिए भैया, अब आते हैं हम लोग अगले महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसे खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ये बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग कि जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी। तो हंटर कमेटी किसके लिए बनाई गई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई थी। इसने क्या जनरल आर डायर को दोषी बताया? ना भैया, दोषी नहीं बताया। इसने कहा वो तो देशभक्त था। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला शुरू होता है आपका खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो कि हुआ क्या कि जो भारत के मुसलमान थे वो लोग तुर्की एक देश था, उसे टर्की भी कहते हैं, उसका जो खलीफा था, खलीफा मतलब धर्मगुरु, तो टर्की में धर्मगुरुओं का शासन चलता था, खलीफा का शासन चलता था। तो वहाँ को जो खलीफा था, भारतीय मुसलमान उसे अपना खलीफा मानते थे, अर्थात जो टर्की में शासन करते थे धर्मगुरु लोग, उनको भारतीय मुसलमान अपना खलीफा मानते थे कि अर्थात वही जो कहेंगे हम वही करेंगे, मतलब अपने आराध्य मानते थे, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में टर्की, जिसे ऑटोमन साम्राज्य भी आप कह सकते हैं, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य से ही ये लोग थे, तुर्क लोग। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ऑटोमन साम्राज्य भी कहा जा सकता है, अगर किताबों में ऑटोमन साम्राज्य देता है तो कोई गलती नहीं है। तो टर्की जो था उसने मित्र राष्ट्रों का विरोध किया, मित्र राष्ट्रों का विरोध किया, अर्थात अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये लोग का विरोध किया। तो जब प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय हो गई तो मित्र राष्ट्रों ने टर्की का विघटन कर दिया। विघटन करके खलीफा को कहा से तुम्हारा खेल खत्म, तुम नहीं रहोगे यहाँ पे। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो भारतीय मुसलमान भड़क गए, भैया आप कैसे खलीफा को समाप्त कर सकते हो, और भारतीय मुसलमानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, और इसका विरोध करते हुए उन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। बात को समझिएगा कैसे खेल हुआ। हमारे भारत का कोनो खेल ही नहीं था इसमें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद टर्की का विघटन किया गया, लेकिन उसके धर्मगुरु को खलीफा मानते थे भारतीय मुसलमान। क्या मानते थे भैया? धर्मगुरु को खलीफा मानते थे भारतीय मुसलमान, जिसे हटाने के विरोध में उन लोगों ने भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर दिया। इसका नाम दिया उन्होंने खिलाफत आंदोलन। इसे शुरू किसने किया था? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली। नाम नोट कर लीजिएगा। खिलाफत आंदोलन शुरू किसने किया था? और इसमें एक व्यक्ति और थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये भी शामिल थे इसमें। लेकिन अगर दो ही लोग का नाम बताना है तो अली बंधु, शौकत अली और मोहम्मद अली बताइएगा। ठीक है, और बहुत सारे लोग थे लेकिन मेन यही थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि टर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के विरोध में आंदोलन शुरू किया। किसने शुरू किया भैया? भारतीय मुसलमानों ने शुरू किया, अर्थात खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों के द्वारा शुरू किया गया था। किस लिए? टर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने के लिए। उसके बाद
17 अक्टूबर 1919 को इन लोगों ने खिलाफत दिवस मनाया। इन लोगों ने क्या मनाया? खिलाफत दिवस, मतलब हम अंग्रेजों के खिलाफ हैं। इसी को गांधी जी ने एक मौके के रूप में देखा कि जो मुस्लिम था वो 1900 के बाद पहले दशक में जब मुस्लिम लीग का गठन हो गया तो मुस्लिम अलग प्रांत की मांग करने लगे, अलग चयन की मांग करने लगे, जिससे हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होने लगे थे। याद रखिएगा, हिंदू और मुस्लिम अलग अलग होने लगे थे। तो महात्मा गांधी ने इसी चीज को एक हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में सोचा कि हम इसको हिंदू मुस्लिम एकता का रूप दे सकते हैं, और उन्होंने इसे समर्थन देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने इसे समर्थन देने का निर्णय ले लिया। साथ में नेहरू, तिलक, सरदार पटेल आदि ने भी इसका समर्थन कर दिया। वो सब गांधी जी के कहने पर ही समर्थन करे थे कि चलो हम लोग इनका समर्थन करते हैं, जिससे अब हम लोग इंडिया में जब आंदोलन चलाएंगे तो ये लोग हमारा समर्थन करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसके चक्कर में गांधी जी ने इनका समर्थन कर दिया और 23 नवंबर 1919 को एक खिलाफत कमेटी की बैठक हुई। याद रखिएगा, उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने करी थी। ये शायद नई दिल्ली में हुई थी, कंफर्म नहीं हूं मैं, याद रखिएगा, मैं एक बार देख लेता हूं। चलिए, अभी इसमें खास नहीं दिख रहा है फिलहाल, बस इतना ही ध्यान दीजिए। आपको जो लिखना है, इतना तो आएगा नहीं, खिलाफत आंदोलन अगर आया तो आप यही चीज लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कि जब प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने या ब्रिटेन ने टर्की को विघटित कर दिया और वहां पर खलीफा के पद को समाप्त कर दिया, खलीफा के अस्तित्व को समाप्त कर दिया, तो भारतीय मुसलमानों ने इसके विरोध में भारत में अंग्रेजी सरकार के विरोध में एक खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। इसको शुरू करने वाले दो भाई थे, अली बंधु शौकत अली तथा मोहम्मद अली, और साथ में मौलाना अबुल कलाम आजाद भी इसमें प्रमुख व्यक्ति थे। इतना लिखिएगा। फिर लिखिएगा आप लोग कि इन लोगों ने 17 अक्टूबर 1919 को ब्रिटिश सरकार के विरोध में खिलाफत दिवस का आयोजन किया, अर्थात खिलाफत दिवस मनाने का निर्णय लिया। और साथ में महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता प्राप्त करने के उद्देश्य से समर्थन दे दिया, और 23 नवंबर 1919 को होने वाली खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने करी थी। बाद में अंग्रेज लोग झुकने को तैयार हुए और उन्होंने टर्की का विघटन रोक दिया। किस संधि के द्वारा? सेव्रे की संधि के द्वारा, और खलीफा के अस्तित्व को बनाए रखा गया, और खलीफा के अस्तित्व को बनाए रखा गया। तो ये आंदोलन आपका शुरू कब से हुआ? 1919 से। 22 में असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद ये भी कमजोर पड़ने लगा, और 22 में ये भी समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जो टर्की था उसने धीरे धीरे खलीफा को खुद मानना बंद कर दिया, और वहां पर इन मित्र राष्ट्रों के प्रेम में, भाव प्रेम में आकर उनसे प्रेरित होकर वहां पर उसने राजनयिक संबंध उनसे स्थापित करने शुरू किए, और राजनेताओं वाली फीलिंग उनके अंदर आने लगी। तो राजनेताओं के चाल पर चलने लगे वो, जिससे उन्होंने 1924 में खुद खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। अर्थात टर्की ने 1924 में खुद ही खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, टर्की ने खुद ही 1924 में खलीफा के पद को समाप्त किया, जो यहाँ से इन लोगों ने रुकवाया था। ठीक है ना, याद रखिए। ठीक है, तो ये इनकी कहानी थी खिलाफत आंदोलन की। 19 में शुरू हुआ था, 22 में असहयोग आंदोलन समाप्त होने के बाद ये भी कमजोर पड़ा और धीरे धीरे खत्म हो गया। ठीक है, ये होगी पूरी खिलाफत आंदोलन की कहानी। तो आपको समझ में आया कि खिलाफत आंदोलन का हमारे भारत से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी भारत में प्रमुख नेताओं जैसे गांधी जी हो गए, तिलक जी हो गए, नेहरू जी हो गए, इन लोगों ने इसका समर्थन किया। क्यों? क्योंकि ये लोग सोच रहे थे कि अगर अब हम भारत में कोई आंदोलन चलाएंगे भारत के लिए, तो ये मुसलमान लोग हमारा भी समर्थन करेंगे, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, जो कि 1909 के बाद से समाप्त होने लगी थी। कब से? 1909 के बाद, जब मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया था ना 1909 के भारत शासन अधिनियम से, तब हिंदू मुस्लिम एकता समाप्त होने लगी थी, जिसे इन्होंने एक अवसर के रूप में देखा और सोचा कि हम इनका समर्थन करेंगे तो हमारा फायदा होगा। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। तो ये टोटली कहानी हो गई है। आया समझ में? ये सब बातें मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। ये सब चीजें असहयोग आंदोलन के कारण में आप लिख सकते हैं, असहयोग आंदोलन के कारण में आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। तो अब आते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, असहयोग आंदोलन। किस पे आते हैं भैया? असहयोग आंदोलन पे आते हैं। अब जरा आप लोग मुझे बताएंगे, असहयोग आंदोलन से पहले गांधी जी कितने आंदोलन कर चुके थे? 2 या 3? प्रमुख रूप से 3, छोटे मोटे तो बहुत सारे थे। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन गांधी जी ने नहीं चलाया था, ध्यान में रखिएगा।
चलाया किसने था? भारतीय मुसलमानों ने। इन्होंने केवल उसका समर्थन किया। क्या किया था? समर्थन किया था। ठीक है, चलिए, तो असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ? महात्मा गांधी ने अंग्रेजों की नीतियों और उनके क्रूरतापूर्वक दमन और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखते हुए एक निर्णय लिया कि अब हमें इनके विरोध में कुछ न कुछ करना पड़ेगा, तभी ये लोग मानेंगे, अन्यथा ये लोग मानने वाले नहीं हैं। इसके लिए गांधी जी ने असहयोग, इसे प्रथम आधिकारिक असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना? तो गांधी जी ने अपना पहला असहयोग कब शुरू किया? 1920 में। लेकिन एक पीछे मैंने बताया था आपसे, एक पीछे मैंने बताया था जो खेड़ा सत्याग्रह था ना, उसी में असहयोग की शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि हम लोग कर नहीं देंगे, मना कर दो, तो असहयोग करो उनका सरकार का। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर प्रथम असहयोग, प्रथम आधिकारिक असहयोग असहयोग आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया अंग्रेजों की नीतियों के विरोध में और उनके द्वारा किए जा रहे क्रूरतापूर्वक कार्यों के विरोध में। इसकी घोषणा महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को करी थी। ध्यान दीजिएगा, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी महात्मा गांधी ने। उसके बाद सितंबर 1920 में कोलकाता में एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, किसका? कांग्रेस का, और उसमें असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत करने का मतलब, भैया अब हम लोग पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं। तो ये पूरे भारत में नहीं चला था, ये लगभग उत्तर भारत में ही चला था, दक्षिण में इसका उतना प्रभाव नहीं था, ये बात को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सितंबर 1920 में कोलकाता के विशेष अधिवेशन में इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया कि हम लोग असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं। बाद में दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज है, नागपुर अधिवेशन आपसे पूछा गया है कब और कहां हुआ था। दिसंबर 1920 का अधिवेशन कहां हुआ था? नागपुर में। ठीक है ना? तो नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और आधिकारिक रूप से दिसंबर 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। मतलब मान के चलिए 1921, क्योंकि इन लोग की जो बैठक होती थी दिसंबर के लास्ट में होती थी, तो इसीलिए जब शुरुआत हुआ तो मान के चलिए जनवरी आ गई होगी। ठीक है, याद रखिए। लेकिन घोषणा कब से हो गई थी? 1 अगस्त 1920। अगर कोई पूछेगा कब शुरू हुई थी? 1 अगस्त 1920। आधिकारिक रूप से कब शुरू हुई? दिसंबर 1920। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो आधिकारिक रूप से शुरू कर दिया गया। अब असहयोग शुरू करने के बाद इसके प्रमुख कार्यक्रम क्या थे, कैसे लिखना होगा आपको? यह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया पहला असहयोग आंदोलन था, जिसकी घोषणा गांधी जी के द्वारा 1 अगस्त 1920 को की गई थी। कब की गई थी भैया? 1 अगस्त 1920 को की गई थी। ठीक है ना? जिसका प्रस्ताव सितंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता के विशेष अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया और दिसंबर 1920 में इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और यह आधिकारिक रूप से शुरू हो गया। असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद इसके प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार थे। असहयोग आंदोलन शुरू करने के बाद इसके प्रमुख कार्यक्रम निम्न प्रकार थे। उसके बाद आप इन 5 लाइनों को लिख दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इनको बता भी देता हूं। क्या कहा गया कि हम लोग राष्ट्रीय विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना करेंगे, अर्थात अपने यहाँ पर राष्ट्रीय विद्यालय और महाविद्यालय स्थापित करेंगे और जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी महाविद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय हैं, इनका विरोध करेंगे हम लोग। इनका क्या करेंगे? हम लोग विरोध करेंगे। ऐसा किसने कहा भैया? ऐसा महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, उसके बाद विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे हम लोग। जो विदेशों से वस्तुएं आती हैं हम उनका बहिष्कार करेंगे। हम लोग किसको बढ़ावा देंगे? स्वदेशी को बढ़ावा देंगे, अर्थात हमारे यहाँ पे जो बन रहा है उसको बढ़ावा देंगे। हाथों से कताई बुनाई को बढ़ावा देंगे, हाथों से बनने वाले कपड़े को बढ़ावा देंगे, ऐसा इसमें कहा गया। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देंगे, ऐसा किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। क्यों भैया? क्योंकि अगर आप विदेशी चीजों का बहिष्कार कर रहे हो तो आपको देश में चीजें बनानी होंगी कि नहीं बनानी होंगी? इसके लिए बहुत सारे कुटीर उद्योग स्थापित करने होंगे कि नहीं? ये बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, सीधी सी बात है। जैसे कहा जाए कि हमारे यहाँ पे एक सामान आ रहा है, जैसे चीनी आ रही है, मान लीजिए पाकिस्तान से आ रही है। ठीक है, उदाहरण के लिए, और पाकिस्तान ने हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमला कर दिया तो हमने कहा चलो हम पाकिस्तान की चीनी का बहिष्कार करेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो मान लीजिए हमने खरीदना बंद कर दिया, अब चीनी मार्केट में कहीं आ ही नहीं रही है। कितने दिन तक आप बिना चीनी के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। कुछ दिन बाद आपको फिर लेना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आप परेशान होकर जाएंगे उसके पास। लेकिन अगर आप उसका कोई काट ढूंढ लीजिए, अर्थात पाकिस्तान की चीनी बंद करके अपने यहाँ पे चीनी उत्पन्न करना शुरू कर दीजिए, तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा? तब आप उसका विरोध कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वही गांधी जी ने कहा कि आप विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करिए और स्वदेशी को बढ़ावा दीजिए। जो हमारे देश में बनी है उन चीज़ों को बढ़ावा दीजिए। जैसे भैया पतंजलि वाले हमारे आए थे, विदेशी प्रोडक्ट को हटाइए,
स्वदेशी लाइए, पतंजलि स्वदेशी लाइए, पता चला ये भी आधा विदेशी ही बनाते हैं। ये बात को याद रखिएगा। चलिए अगला इन्होंने क्या कहा कि सरकारी उपाधियां और सम्मान वापस कर दिए जाएं। सरकारी उपाधियां और सम्मान वापस कर दिए जाएं, जैसे कि गांधी जी ने सबसे पहले अपना केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी, जो उन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई थी। ऐसे ही जमनालाल बजाज जो थे, उन्हें राय बहादुर की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, इसे उन्होंने लौटा दिया था। तो आप जैसे करके उदाहरण में इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही गांधी जी ने कहा कि हम लोग सरकारी उत्सवों और समारोहों का बहिष्कार करेंगे। सरकारी उत्सवों और समारोहों का क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। सरकारी वैतनिक अवैतनिक पदों का त्याग करेंगे, अर्थात जो लोग सरकारी वेतन पर काम कर रहे हैं वो अपनी नौकरी त्याग देंगे। बहुत सारे लोगों को बिना वेतन के भी रखा गया था, केवल खाने पीने पर, वो भी कहा गया कि आप अपने नौकरी का त्याग कर दीजिए, ठीक है। ये बात को याद रखिएगा। इसका फायदा भी हुआ था, बहुत सारा शिक्षित वर्ग अपनी वकालत छोड़कर, अपना अधिकारी पना छोड़कर, अपनी नौकरी छोड़कर इस आंदोलन में कूद पड़ा था, ठीक है ना। याद रखिएगा, समझ रहे हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा आप इस बात को। उसके बाद क्या हुआ, अब बात करते हैं असहयोग में भाग लेने वाले समूह कौन कौन से थे, मतलब किसने किसने असहयोग में भाग लिया था, क्योंकि ये सवाल आपसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग ने असहयोग में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो किन लोगों ने भाग लिया था जरा देखिएगा। चूंकि इन समूहों ने भाग लिया, मैंने इन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है, सबके हित अलग अलग थे। ऐसा नहीं था कि सब लोग एक ही कारण से कि हमें स्वराज चाहिए। गांधी जी ने क्या कहा था कि अगर हम लोग ऐसे ही टिके रहे तो 1 वर्ष में हमें स्वराज की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि हर वर्ग की अपनी ख्वाहिशें अलग अलग थी। जैसे आपका शिक्षित और शहरी जो मध्यम वर्ग था, शिक्षित और शहरी जो मध्यम वर्ग था, इसने क्यों आंदोलन में भाग लिया? क्योंकि ये उस तरीके से इज्जत नहीं प्राप्त करता था जैसा पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग था उसे इज्जत नहीं मिलती थी। इन लोग के साथ भी वही था कि पढ़े लिखे ज्यादा लोग थे, लेकिन ऊंचे पदों पर नौकरी अंग्रेजों को दी जाती थी। इसीलिए इन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में कूदने का निर्णय लिया कि हम भैया असहयोग आंदोलन चलाएंगे गांधी जी के साथ, और बाद में जब हमें स्वराज मिल जाएगा तो हमें ऊंचे ऊंचे पदों पर अपनी नौकरी मिलेगी। तो इनकी अपनी ख्वाहिश थी। तो शिक्षित वर्ग ने क्यों भाग लिया? क्योंकि इसे उतनी इज्जत नहीं मिल पाती थी जितनी मिलनी चाहिए थी। अगर आप लिखना चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं। इसीलिए उन्होंने गांधी जी के असहयोग का समर्थन किया, जिससे अगर हमारे यहाँ पे स्वराज आ जाएगा तो हमें लोग को ऊंचे पदों पर नौकरी मिलना प्रारंभ हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, ग्रामीण किसानों ने क्यों भाग लिया? ग्रामीण किसानों की बात तो हम लोग पीछे के 3 आंदोलन में पढ़ ही चुके हैं कि ग्रामीण किसानों की हाल ब्रिटिश सरकार में कितनी ज्यादा खस्ता थी। तो अपनी खस्ता हालत को देखते हुए उसमें सुधार लाने के लिए ग्रामीण किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, ठीक है। तो वो लोग अपनी व्यवस्था में, अपनी अवस्था में सुधार चाहते थे। ये लोग अपनी इज्जत चाहते थे, वो लोग अपनी अवस्था में सुधार चाहते थे कि जो हमें कर का इतना ज्यादा बोझ लगाया गया है उसका हमें छूट मिल जाए, हम बच जाए इस चीज से। इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन में समर्थन दिया। जंगली क्षेत्रों के आदिवासी, जंगली क्षेत्रों के आदिवासियों ने असहयोग आंदोलन का समर्थन क्यों किया? क्योंकि जो जंगली क्षेत्रों के आदिवासी थे उनको पकड़ पकड़ कर जो अंग्रेज थे वो जंगलों की कटाई करवाते थे। जंगलों में मिलने वाली जड़ी बूटियों को उन्हीं से मंगवाया जाता था, मार पीट कर, उनको दबाव डालकर। ये बात को ध्यान में रखिएगा। इसको देखते हुए जंगली क्षेत्रों के आदिवासियों ने भी अंग्रेजों का विरोध कर दिया और असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। देखिए, उनका अपना हित था कि भैया उनको जंगल में मारा पीटा जा रहा था, इसीलिए वो असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। किसी को भी ये नहीं था स्वराज मिलना चाहिए मुझे, सबके अपने अपने हित थे, ठीक है, याद रखिएगा। खिलाफत कमेटी के कार्यकर्ता, इनको तो शामिल होना ही था, क्योंकि भैया महात्मा गांधी ने इनका समर्थन किया था। अगर ये शामिल नहीं होते तो महात्मा गांधी इनका विरोध कर देते, इसलिए इनको शामिल होना ही था। इस चीज को, इनका शामिल होना हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा गया। असहयोग आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में क्यों देखा गया? क्योंकि भारतीय मुसलमान भी असहयोग आंदोलन में शामिल हुए थे, जिसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा गया था। लेकिन क्या वास्तव में वो शामिल हुए थे? न, उजड़े चमन से शामिल हुए थे। क्यों? क्योंकि हमने उनका समर्थन किया तो वो हमारा कर रहे थे। जैसे आपके यहाँ एक होता है ना कि पड़ोसी के यहाँ ब्याह पड़ा है तो आप कहते हैं कि मुझे जाना चाहिए, तो हमने पूछा क्यों? अरे हमारे माए रहन तो जाए पड़वाई करे, होता है कि नहीं? ध्यान दीजिएगा, बस वही कहानी इनकी थी। ये हमारे माए थे तो हमको भी उनके में जाना है, तो क्या मन से जाएंगे आप? ना भैया, मन से नहीं जाएंगे, उजड़े चमन से जाएंगे, निभाने के लिए जा रहे हैं कि जाना पड़ेगा, ठीक है। वही कहानी इनकी थी। बाकी कह रहा है बागान मजदूर, जो असम के बागान मजदूर थे, उनकी जो चायपत्तियां होती थी उसे अंग्रेज लोग लेकर अपने बेचते थे, मतलब उनको बेचने का अधिकार नहीं था। तो जो बागान मजदूर थे उनसे दिन रात काम कराया जाता था, चाय के खेतों में, कॉफी के खेतों में काम कराया जाता था। इसीलिए वो भी अंग्रेजी सरकार से त्रस्त होकर
असहयोग आंदोलन में कूद पड़े थे। बाकी विद्यार्थी वर्ग तो अपना एक जोश था कि महात्मा गांधी जी ने कहा है हमें इस आंदोलन में शामिल होना चाहिए। विद्यार्थी वर्ग का कोई अपना खुद का हित नहीं था, ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। वो महात्मा गांधी के आह्वान पर ही शामिल हुआ था। जैसे हमारे यहाँ पे युवा जोश होता है ना, कुछ भी कह दीजिए वो कूद जाता है उसमें, बस वही कहानी थी। कांग्रेस के कार्यकर्ता, इनको तो शामिल होना ही था क्योंकि इन लोगों ने ही शुरू कराया था असहयोग आंदोलन को। व्यापारी वर्ग, हाँ व्यापारी वर्ग क्यों शामिल हुआ था बताएंगे आप लोग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा क्लास खत्म होने के बाद। वैसे मैं एक बार बता रहा हूँ आपकी राय क्या थी। जो व्यापारी वर्ग था, व्यापारी वर्ग इसलिए शामिल हुआ क्योंकि जो अंग्रेज थे भारत से कच्चे मालों को सस्ते दाम पर खरीद कर ले जाते थे ब्रिटेन। मैंने पिछले क्लास में बात करी थी कि नहीं, जहां भारत में राष्ट्रवाद का उदय के कारण की बात हो रही थी, ठीक है। वहां से वो लोग सामान को बनाते थे और ले आकर ऊंचे दामों पर भारत में बेचते थे और बढ़िया फायदा कमाते थे, ठीक है। लेकिन उनके ऊंचे दाम जो होते थे भारत में बनी वस्तुओं से कम ही होते थे, इसीलिए भारतीय व्यापारियों का व्यापार चौपट होता जा रहा था। उन्हें बहुत सस्ते दामों पर कच्चा माल ब्रिटेन को ही बेचना पड़ता था, किसी और को बेचने का कोई अधिकार था नहीं, और तमाम प्रकार के कर देने पड़ते थे, जिससे व्यापारी वर्ग अंग्रेजों से बहुत ज्यादा क्या था, परेशान था। इससे त्रस्त होकर व्यापारी वर्ग ने भी अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग छेड़ दिया, ठीक है ना, याद रखिए। तो देख रहे हैं सबके अलग अलग हित थे। पूंजीपति, पूंजीपति क्यों ले रहा था भैया? क्योंकि पैसा उनके पास था, जिस पर ब्रिटिश सरकार अपना हक जमाती थी। ब्रिटिश सरकार कहती थी जब चाहे तब तुमसे ले लेंगे हम, क्योंकि सब कुछ हमारा ही है, तुम हमारे ही वजह से हो। इसीलिए पूंजीपति ने भी असहयोग आंदोलन में समर्थन दिया, ठीक है। साथ ही जमींदार लोग भी जीते, क्योंकि जमींदार कौन थे? जिनको पूरे गांव का ठेका दे दिया गया था। अंग्रेजों ने कहा कि भैया आज से पूरा गांव तुम्हारा है, यहाँ से वसूलना और उसमें से इतना % हमको दे देना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे, कई प्रकार के बंदोबस्त लगाए गए थे, तो उसमें हर प्रकार का % अलग अलग था, ठीक है। नॉर्मली चौथाई लिया जाता था, तो अंग्रेज सरकार जो थी चौथाई लेती थी। मतलब अगर किसी किसान ने 100 क्विंटल अनाज पैदा किया या 100 kg अनाज पैदा किया, तो उसमें से 25 kg ब्रिटिश सरकार लेती थी। ये बात को ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली कभी कभी 33% भी लिया गया था, तो 100% में से 25 kg लेती थी। और इसको वसूलने का जिम्मा किसे दिया जाता था? गांव में सबसे बड़े आदमी को, जिसे जमींदार नाम दे दिया गया था। पूरी जमीन कहा गया तुम्हारे अंडर में है। तो क्या हुआ, जमींदार जो थे 25 की जगह उनसे 50 किलो वसूलते थे। 50 किलो में से 25 किलो अंग्रेजों को देते थे, 25 किलो अपने खाते थे। इस प्रकार ये बड़े आदमी बनते जा रहे थे। और जब किसानों को पैसे की जरूरत पड़ती थी तो किसान इनके पास उधार लेने जाता था, और किसान इनसे उधार लेकर चुका पाता नहीं था। क्यों? क्योंकि बार बार तो देखिए इतना यही ले रहे हैं, बाकी उसका खाने पीने में चला जा रहा है, चुका कहाँ से पाएगा? और उसी में कभी कभी फसल खराब हो गई तो उसको और दिक्कत है। तो वो उधार लेने इनके पास जाता था, और ये पहले उधार देते थे और बाद में उसकी जमीन अपने नाम करके उसको अपनी ही जमीन पर मजदूर बना देते थे। अपनी ही जमीन पर क्या बना देते थे? मजदूर। इस प्रकार से जमींदारों के पास बहुत ज्यादा खेत हो गया था। तो जमींदारों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया था। क्यों? क्योंकि भैया अगर स्वराज आ गया, अंग्रेज चले गए, तब तो मैं 50 किलो वसूलूंगा, पूरा मेरा रहेगा, वो पूरी जमीन ही मेरी हो जाएगी। आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोग, क्या 400-500 बीघा जमीन थी, कहाँ से थी? जमींदार ही रहे होंगे वो लोग। ये बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये इनकी कहानी थी। तो देख रहे हैं आप, असहयोग आंदोलन में किसी ने भी मन से भाग नहीं लिया था, सबने उजड़े चमन से भाग लिया था। सबका अपना अपना हित था, सबका अपना अपना हित था, ठीक है ना। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि असहयोग आंदोलन में इनके योगदान को बताइए, तो मैंने जितनी बातें आपसे करी हैं, जरा इसको अपनी कॉपी में एक बार लिखने का प्रयास कर लीजिएगा सभी हेडिंग में, क्योंकि कभी कभी पेपर में ऐसे ही पूछ लिया गया है कि असहयोग आंदोलन में किन्हीं 3 वर्ग के योगदान का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। तो सबका अपना अपना हित था, सबने अपना अपना योगदान दिया हुआ था, ठीक है। इन लोगों ने, सब लोगों ने विदेशी चीजों का बहिष्कार किया, स्वदेशी को बढ़ावा दिया था। ये बात को ध्यान में रखिए, चाहे उजड़े चमन से दिया हो चाहे मन से दिया हो, ये फर्क नहीं पड़ता। गांधी जी को बस चाहिए था कि लोग शामिल हो। एक वर्ग प्रमुख रूप से इसमें शामिल नहीं हुआ था, कौन? दलित वर्ग। कौन नहीं शामिल हुआ था? दलित वर्ग। क्यों? क्योंकि उस समय तक जो कांग्रेस थी वो ऊंची जाति की पार्टी मानी जाती थी, अर्थात कांग्रेस में उच्च जाति के लोगों का ही बोलबाला था, निम्न जाति के लोगों की पूछ नहीं थी। इसलिए दलित वर्ग ने सोचा कि हमारा इनको समर्थन देने का क्या मतलब है, जब ये हमारे समर्थन में ही नहीं है। ये तो खुद ऊंची जाति के लोग हैं, ये हमारा समर्थन क्या करेंगे, हमको तो खुद दबाएंगे ये लोग। इसीलिए दलित वर्ग ने असहयोग आंदोलन में भाग नहीं लिया था। दलित वर्ग की उपस्थिति नाम मात्र से। तो अगर पूछा गया किसने भाग नहीं लिया था ना, आप लिख सकते हैं किसने नहीं लिया था? दलित वर्ग ने नहीं लिया था, ठीक है, याद रखिएगा। अब आते हैं असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन के कारण तो क्या होगा भैया? असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध था। अब इसकी चर्चा हम लोग अलग से करेंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ, कब तक चला था, क्योंकि आपके पेपर में आता है ये। फिलहाल मैं यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ
कि असहयोग आंदोलन का एक बड़ा कारण प्रथम विश्व युद्ध क्यों था। तो चूंकि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो अंग्रेजों ने कहा, देखिए ये अराजक तत्वों पर लोकतंत्र की विजय के लिए किया जा रहा है, अर्थात ऐसा जरूरी है इस विजय को करना, मतलब इस विश्व युद्ध को जीतना जरूरी बात है। क्यों? क्योंकि अगर जीत गए तो हम लोग हर जगह पर लोकतंत्र स्थापित करने का प्रयास करेंगे और वहां के निवासियों को उनके अधिकार प्रदान करेंगे, ये बात को ध्यान में रखिएगा। भारत को भी हम धीरे धीरे स्वतंत्र कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। जब कब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब। तो लोगों ने पूछा, भैया ऐसा काहे बोल रहे हो? कहें देखो तुम हमारा समर्थन करो, अर्थात भारतीयों का समर्थन लेने के लिए अंग्रेजों ने चाल चली थी और उन्होंने भारत से सैनिक पकड़ पकड़ कर विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भी भेजे थे, ये भी बात को ध्यान में रखिएगा। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने कहा, क्या कहा भैया, कि हम लोग, ध्यान दीजिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों ने कहा कि हम लोग युद्ध खत्म होने के बाद भारतीयों को उनके अधिकार धीरे धीरे वापस करेंगे और प्रत्येक विभाग में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाएंगे। परंतु विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गए और उन्हें भारतीयों को सम्मान देना तो दूर की बात है, एक नया कानून थोप दिया, रौलट एक्ट, बिना वकील बिना दलील बिना वकील कानून, जिसे मैंने कहा था ना, ध्यान दीजिएगा आप लोग, उसे थोप दिया, जिससे गांधी जी आहत हो गए और उन्होंने कहा, ये तो धोखा दे दिया हमको, ये तो धोखा दे दिया, इसके विरोध में कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया। दूसरा, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था, इसे 1919 का भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। जो चेम्सफोर्ड थे वो उस समय वायसराय थे और जो मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव थे, इन दोनों ने मिलकर किया था, इसीलिए इसका नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। जब ये आया तो इसने भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू करी, याद रखिएगा, भारत में द्वैध शासन प्रणाली लागू करी, अर्थात एक केंद्र और एक प्रांत, कुछ शक्तियां प्रांतों को दी गई। तो कांग्रेस में कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि देखो, प्रथम विश्व युद्ध में हमने इनका समर्थन किया था और इन्होंने हमें कुछ हिस्सा दिया है, लेकिन वो खाली दिखावे का था, उसमें अधिकतर शक्तियां इसी को दी गई थी, वायसराय को ही दी गई थी, याद रखिएगा, मतलब फुल पावर इसी के पास थी, प्रांत कुछ भी कहेगा वो उसको मना कर सकता था। तो वो केवल एक लॉलीपॉप की तरह दिख रहा था, जिसमें ऊपर पन्नी तो थी लेकिन अंदर टॉफी नहीं थी, ठीक है ना, वो उस तरीके का था। तो 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के बाद भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत करी गई थी और इसके बाद कुछ लोगों ने इसे अंग्रेजों का पुरस्कार माना, परंतु अधिकांश कांग्रेसियों ने कहा कि नहीं, ये कुछ नहीं है, हमें इसके विरोध में आंदोलन करना होगा, इसीलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया, ठीक है। रौलट एक्ट के बारे में पूरी कहानी आपको बता ही चुका हूं। इसे बिना अपील बिना वकील बिना दलील कानून कहा जाता था, जिसको चाहो जब पकड़ लो, जेल में बंद कर दो, जब तक पकड़ के रखे रहो, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ना कोई केस चलेगा ना कुछ चलेगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका एक असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक बड़ा कारण बना। रौलट के विरोध में तो बेचारे गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू कराया था और उसका हालत ये हुआ था। उसके बाद आपका 1917 की रूसी क्रांति, उसी समय 1917 में रूस में क्रांति हुई थी और वहां की जनता ने वहां के जार को हटाकर अपना लोकतंत्र वाला शासन शुरू किया था, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो वहां पर रूसी क्रांति के बाद भारतीय भी प्रेरित हो गए और उन्होंने भी सोचा कि अगर हम बड़े स्तर पर आंदोलन करें तो ब्रिटिश सरकार हमें छोड़कर जा सकती है और हमें स्वशासन मिल सकता है, स्वराज मिल सकता है, स्वराज मतलब खुद का राज, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद जलियांवाला बाग कांड की कहानी मैं आपको बता ही चुका हूं कि जलियांवाला बाग कांड असहयोग आंदोलन शुरू करने का एक सबसे बड़ा कारण बना था। बाकी इन चीजों को लिखना ही नहीं है आपको कुछ, बस यही लिखिएगा कि जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी अंदर तक टूट गए और उन्होंने अंग्रेजों का असहयोग करने का निर्णय लिया था, ठीक है। हंटर कमेटी की प्रस्तुति, जब हंटर कमेटी ने जनरल आर डायर को बाइज्जत बरी कर दिया, तब भारतीयों को लगा कि ये तो हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमें इनके खिलाफ विरोध में उतरना चाहिए, अर्थात हमें कोई आंदोलन चलाना चाहिए। तो हंटर कमेटी की प्रस्तुति भी असहयोग आंदोलन का एक कारण बनी। ऐसे हेडिंग के रूप में लिख के चलेंगे ना, तभी आपका काम हो जाएगा, और अगर उसके अंदर जो मैं बोल रहा हूं उन सेंटेंस को लिख देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, सरकार का दमन चक्र तो आपको पता ही था कि जब आपका 6 अप्रैल को हड़ताल हुई तो सरकार ने इसको हिंसक बताकर क्रूरतापूर्वक दमन करना शुरू कर दिया, जिससे विरोध करने के लिए, जिसका विरोध करने के लिए भारत
कि जनता ने एक आंदोलन करने का निर्णय लिया, जिसे नेतृत्व प्रदान किया गांधी जी ने, जो कि एक असहयोग आंदोलन का बड़ा कारण बना था। ठीक है ना। पंजाब में सैनिक शासन, मैंने बताया ना यहाँ पे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद वहां पे सैनिक शासन लगा दिया गया, मतलब सेना का शासन कर दिया गया। वहां पर कोई राजा शासन नहीं करेगा, कोई भारतीय शासन नहीं करेगा, वहां पर सेना का शासन होगा, अंग्रेजों का शासन होगा। तो इसके विरोध में भी असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसे ऐसे कारण के रूप में माना जा सकता है। तो ये आपके 7-8 कारण हो गए। आप पॉइंट वाइज ही लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। कि असहयोग आंदोलन शुरू करने के प्रमुख कारण निम्न प्रकार हैं। ठीक है ना, इनको लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। अब हम आते हैं कि असहयोग की समाप्ति कैसे हुई। असहयोग की समाप्ति कैसे हुई, ठीक है। तो भैया महात्मा गांधी जी जो थे, उन्होंने कहा कि देखो अंग्रेजों से, कब, फरवरी 1922 में, कहा कि देखो अगर आप हमारी बात नहीं मानोगे तो हम पूरे देश में असहयोग की शुरुआत कर देंगे और आपको हो जाएगी भारी दिक्कत। और असहयोग नहीं, उन्होंने कहा हम लोग सविनय अवज्ञा शुरू कर देंगे पूरे देश में। क्या शुरू कर देंगे? सविनय अवज्ञा, अर्थात हम आपकी बात को नहीं मानेंगे, प्रेम से नहीं मानेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे आपसे। आप कुछ भी कहोगे हम नहीं मानेंगे ना हम नहीं मानेंगे तुम्हारी बात। जैसे आपसे कोई कहे जाओ पानी लेके आओ, भैया हम ना जा भाई, पानी ले आओ। अच्छा जाओ बाजार चले जाओ, भैया हम बाजार न जा। बस वही कहानी, ठीक है ना, कि बस सविनय अवज्ञा, प्रेम से। ये नहीं कि वो कहे जाओ पानी लेके आओ, दो टमाटर खींच के मारो, ना हम पानी नहीं लाएंगे, ना ऐसा नहीं, हिंसा नहीं, अहिंसा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन बेचारा गांधी जी के ये कहते ही मामला गड़बड़ा गया। हुआ क्या? 4 फरवरी का दिन था। 4 फरवरी का दिन था। वहां की जनता विरोध करने के लिए जुलूस मार्च निकाली हुई थी गोरखपुर में। गोरखपुर में चौरी चौरा नामक एक स्थान है, वहीं पर जनता ने जुलूस निकाला हुआ था, जिस पर चौरी चौरा में एक थाना था। वहां का जो थानेदार था और सिपाही लोग थे, उन्होंने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या कर दिया? लाठीचार्ज कर दिया कि आप लोग गलत तरीके से जुलूस निकाले हो। तो जनता भड़क गई और इन्होंने दौड़ा लिया इनको, और ये लोग भागते 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 गए, थाने में छिप गए। और जनता आक्रोशित, चारों ओर से घेर कर थाने को आग लगा दिया गया। जो कुछ लोग निकल कर भागना चाहते थे उनको पीट पीट कर उसी में फेंक दिया गया। तो इस प्रकार से उसमें टोटली 22 लोग मर गए थे, एक थानेदार और 21 पुलिसकर्मी, टोटल 22 लोग जलकर मर गए थे। गांधी जी इस घटना से आहत हो गए। गांधी जी इस घटना से आहत हो गए, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। गांधी जी इस घटना से आहत हो गए और उन्होंने कहा कि मैं जिस अहिंसक आंदोलन की कल्पना कर रहा था वो अब अहिंसक नहीं रह गया है, ये हिंसक हो गया है। असहयोग आंदोलन में हिंसा प्रवेश कर चुकी है, इसीलिए मुझे इसे चलाने का कोई मतलब नहीं है। मैं इस आंदोलन को वापस लेना चाहता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, बाल गंगाधर तिलक, सॉरी तिलक तो मर गए थे, बात को करूंगा मैं, ये लोग, तिलक नहीं, सीआर दास मतलब चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, उसके बाद आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये लोग कहते रहे कि नहीं गांधी जी अभी तो जोश बढ़ रहा है, यही समय है, हर लोहा गर्म है, थोड़ा मार दिया जाए, हमको स्वराज मिल जाएगा। लेकिन गांधी जी कहे ना भैया ना, अब हमसे नहीं हो पाएगा, इसीलिए मैं असहयोग वापस लेता हूँ। क्योंकि मैं जिस अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था वो अहिंसा नहीं, हिंसा का रूप ले चुकी है, इसीलिए असहयोग आंदोलन अब चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो 12 फरवरी 1922 को बारदोली में कांग्रेस कमेटी की एक बैठक, बारदोली गुजरात में है, याद रखिएगा, कांग्रेस कमेटी की एक बैठक हुई जिसमें आंदोलन वापस ले लिया गया। कांग्रेस के बाकी नेता मना करते रह गए, लेकिन गांधी जी नहीं माने और उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। तो याद रखिएगा आप लोग, 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था। देखिए मेरी बात समझिएगा, कहीं कहीं किताबों में आपको 5 फरवरी 1922 दिया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, लेकिन अब इसको बता दिया गया है कि नहीं, ये 4 फरवरी 1922 है। इसीलिए आप 4 फरवरी 1922 याद करिएगा। अगर आपके पेपर में डेट नहीं है 4 फरवरी तो आप 5 फरवरी लगा के आइएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। और कहीं कहीं पर यह भी दिया गया 11 फरवरी को आंदोलन वापस लिया गया था, लेकिन नहीं, 12 फरवरी को आंदोलन वापस लिया गया था। मैंने कई जगह पे चेक किया है, 1-2 किताबों में 11 फरवरी दे रहा है, लेकिन बहुत सारी किताबों में 12 फरवरी दिया हुआ है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। और एक खास बात और मैं आपको बताऊं, बिपिन चंद्रा नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि भैया असहयोग आंदोलन शुरू हुए धीरे धीरे लगभग 2 साल हो चुके थे और असहयोग में लोगों का जोश कम पड़ने लगा था। तो महात्मा गांधी ने इस कारण से भी असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। अर्थात महात्मा गांधी ने कहा कि अगर कोई आंदोलन, महात्मा गांधी का एक मत था
कि अगर कोई आंदोलन लंबे समय तक चलता है तो लोग उसके बारे में सोचना छोड़ देते हैं। जैसे हमारे कोरोना, पहली बार देखिए कितना डरे थे लोग, बाद में लोग सोचे जाए कोई मतलब नहीं, चलो घूमते रहो। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? क्यों? क्योंकि जब लंबे समय तक चलना शुरू कर दिया, लोग उसके बारे में सोचना शुरू कर दिए, सोचना छोड़ दिए। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि भैया अब इसको समाप्त करना चाहिए, क्योंकि लगभग 2 साल हो गया था। लेकिन पता नहीं वो गांधी जी का मूड था कि नहीं था, ये ऐसा एक इतिहासकार बिपिन चंद्रा ने कहा हुआ है, उसमें हमारा लोग का कोई योगदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को, ये अपना मत मत बनाइएगा। अच्छा गांधी जी ऐसा मानते थे, उन्होंने कहा ऐसा था। गांधी जी का एक नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी जी की नीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, मतलब पहले आपके खिलाफ हम आंदोलन करेंगे, फिर विराम करेंगे, फिर आंदोलन करेंगे, जिससे लोगों के अंदर जोश पैदा किया जा सके। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये पूरी कहानी मैंने आपके सामने खोल कर रख दी है। आशा करता हूं कि पूरी तरीके से ये आपको समझ में आ गई होगी। अगर ना समझ में आई हो तो एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अगली क्लास में मैं आपको समझा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि।